बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सियासी हलचल में एकदम तेज़ी आ गई है और बेशक वक्त कई वाक़यात हुए हैं और इनमें एक वाक़या ज़रा 2 महीने की बैक डेट का है। तो उसकी तमहीद ये है कि आज से 2 महीने पहले आपको याद होगा कि इमरान खान को ये हक़्क़ुल यकीन था, यानी बिल्कुल वो क्लियर और डेफिनेट एतमाद के साथ ये अपने साथियों को कह रहा था कि अब हमारी हुकूमत ताहयात रहेगी। इसमें कोई मुबालगा नहीं है, बल्कि उसने पूरा बंदोबस्त किया था। आपको याद होगा, अच्छी तरह याद होगा कि वो किस तरह एक वो बिल बन रहा था मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का, और दूसरा नैब का ऑर्डिनेंस, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक धांधली वाली मशीनों का। और तकरीबन पूरे मुल्क में ये यकीन था कि ये तीनों काम इमरान खान ने कर डालने। और उसके बाद ये तय था, ये मनसूबा अब तो ओपन भी हो गया है कि नैब के ज़रिए अपोजिशन की तमाम क़यादत ही नहीं बल्कि अपोजिशन के तमाम इलेक्टेबल्स भी नैब की अदालतों के ज़रिए नाअहल कराए जाने थे। और चाहे उनको सज़ा 2-2 महीने की मिलती या 6-6 महीने की मिलती, लेकिन उनको इलेक्शन से नाअहल करा दिया जाना था। ये सारी चीज़ें बिल्कुल तय थीं। और पीटीआई के लोग आज से 2 महीने पहले तक जब मिलते थे तो ये कहते थे कि अब तो हम कहीं जाने वाली नहीं है और अब तो हमारी हुकूमत ही रहेगी, अगली टर्म भी इमरान खान की और उससे अगली टर्म भी इमरान खान की, यानी मज़ीद 12 साल इमरान रहेगा। मतलब ये है कि इसका तर्जुमा आप आसानी से ये कर सकते हैं कि ताहयात। ज़ाहिर है इस वक्त इमरान खान 70 साल की उम्र है और जो आदमी 82 साल तक की उम्र तक वो हुकूमत में रहे तो उसे हम ताहयात ही कह सकते हैं, दूसरा कोई नाम हम दे नहीं सकते। तो ये ताहयात रहने का जो मनसूबा था, इमरान खान को इस तरह यकीन था जिस तरह आपको ये यकीन है कि कल सुबह सूरज मशरक़ से दोबारा निकलेगा बशर्ते ज़िंदगी। ज़ाहिर है हमारी और आपकी ज़िंदगी का इससे कोई तल्लुक़ नहीं है, कोई बचे मरे, लेकिन सूरज ने तुलू होना है। जिस तरह हमें आपको यकीन है कि सूरज ने कल सुबह तुलू होना है मशरक़ से, इसी तरह इमरान खान को यकीन था कि सारे काम बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन फिर एक वाक़या हुआ जिसने वाक़यात के एक पूरे सिलसिले को जन्म दिया। वाक़या ये हुआ कि 2 महीने पहले ये फ़ौज के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी, कई महीनों से चल रही थी कि अवाम के अंदर फ़ौज पर तनकीद और नुक्ताचीनी जो है वो हद से ज़्यादा, अंदाज़ों से ज़्यादा, तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़ गई है। और इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब सैचुरेशन पॉइंट पर आ गई है। पंजाब भी हमारा जो बेस कैंप है, जो असल ताकत है हमारी, वो भी हमारे हाथ से निकल रहा है। और पंजाब के गली कूचों में, शहरों में, बाज़ारों में, कस्बों में, देहात में फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, फ़ौज पर तनकीद हो रही है। तो एक बड़े तरीक़े से और करीने से, जिस तरह के फ़ौज की एक ज़ुबान होती है, वो बड़ी सिफारती किस्म की उन्होंने इस ज़ुबान के इस्तेमाल में ट्रेनिंग ली होती है कि वो नरम से नरम अल्फाज में सख्त से सख्त तनकीद कर डालते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ का तख्ता उलटना था और नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने का मनसूबा बना था, तो एक ट्वीट आया था कि मईशत की हालत इतनी बुरी नहीं है तो इतनी अच्छी भी नहीं है। बज़ाहिर ये फ़िक्रा अगर कोई सियासतदान कहे तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस फ़िक्रे की, लेकिन चूँकि ये फ़ौज के तर्जमान का बयान था, इसलिए इसे हुकूमत पर हमला तस्वुर किया गया। और वो तस्वुर जो था वो सही था, क्योंकि इसके बाद हुकूमत पर हमलों का आगाज़ हो गया। और ये अलग बात है, अलग बहस है कि फिर जो अच्छी मईशत, अब मईशत को अच्छा करने के लिए जो लाए गए, उन्होंने मईशत को खैर से सिफर पर पहुँचा दिया। और जिस वक्त ये तबसरा किया गया था कि मईशत की हालत अगर बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, उस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो थी, ग्रोथ रेट जो था वो 6% पर जा रहा था, यानी 5.8% से ऊपर था। और अगर ये बहरान ना पैदा किया जाता तो ये 7 पॉइंट तक, ये तमाम इक़्तिसादी माहिरीन का अंदाज़ा है कि 7 पॉइंट तक जाना था। इन्हें फ़ौज ने इनको कन्वे किया कि जनाब, आपका बोझ हम मज़ीद उठाने के काबिल नहीं रहे, आप अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। बज़ाहिर ये फ़िक्रा बेज़रर था, लेकिन इस फ़िक्रे का एक मतलब बड़ा सीधा था, जो इमरान खान को भी समझ में आ गया और इमरान खान की पार्टी को भी समझ में आ गया कि अब हम आपका मज़ीद सहारा नहीं बन सकते। अब आपने जो करना है अपने बलबूते पर करना है। हमने 2.5 साल, पौने 3 साल आपकी हुकूमत को सहारा दिया, बचाए रखा, आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर किया, आपके लिए ख़तरा बनने वाली हर शख्सियत को हमने दीवार से लगा दिया, आपके रास्ते की तमाम रुकावटें हमने चुन चुन कर साफ़ कर दी। लेकिन अब आपको अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। मतलब ये है कि हमारी हिमायत, हमारा कंधा अब आपको दस्तयाब नहीं है। और उसी ज़माने में ये बातें लीक भी हो गई, पब्लिक में आने लगी, मीडिया में, अखबारात में, टीवी में, बैन-ओ-सतूर या इशारों को नया में ये बातें आने लगी कि फ़ौज अब गैर जानबदार हो गई है। तो इसके पीछे यही मैसेज था।
اس کے بعد عمران خان نے اپنی پارٹی کے اندر ٹنکی اور فوج کے خلاف باتیں کی، خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف خاصی سخت باتیں کی۔ اس وقت تک عمران خان کو یہ سخت باتیں کرنے کا یہ جرت اس لیے ہوئی کہ اسے اندازہ تھا کہ جنرل فیض تو کہیں نہیں جا رہے اور ان کی ہوتے ہوئے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اور باجوہ صاحب کو ہم ہٹا بھی سکتے ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں۔ پچھلے دنوں تو یہ بہت زیادہ کھل کر ہوئی۔ عمران خان نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اس کو اگر باجوہ صاحب کو ہٹا دوں تو کس طرح ہٹاؤں، اس طرح کی باتیں سب طے ہوئی جن کی ساری رپورٹ فوج کو پہنچ گئی۔ بہرحال یہ تو نئی باتیں، وہ 2 مہینے کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد عمران خان نے اپنے بچاؤ کے لیے کوششیں تیز کر دیں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ایک دن اعلان کر دیا، پی ٹی آئی کی طرف سے حکومت نے اعلان کر دیا کہ 21 تاریخ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو رفٹ ہے اس کی خبریں زیادہ برآمد ہوں اور اپوزیشن کی طاقت بڑھ جائے اور عوام میں ہماری ہوا اکھڑ جائے، اس سے پہلے ہم پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے یہ تینوں قوانین منظور کرا لیں تاکہ ہمارا جو اقتدار ہے اگلے 5 سال کے لیے بھی وہ سیمنٹڈ ہو جائے۔ لیکن ہوا تو اکھڑ چکی تھی اور باتیں آنے شروع ہو گئی تھی۔ اب پی ٹی آئی کی صورتحال اندر کی اس وقت یہ ہے کہ چند ایک ارکان کے سوا باقی تمام ارکان عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کل بھی جو عمران خان نے پی ٹی آئی کا اور حکومت کا جو اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا اس میں بھی غیر حاضری تھی لوگوں کی، اور جو حاضر تھے ان میں سے زیادہ تر نے خاموشی اختیار کی، چند ایک بولے، اور اس میں جو اسٹریٹجی طے ہوئی ہے وہ بھی ایک حماقت کا شاہکار ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیصل بابڈا سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہی صورتحال ہے اور ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا ہے تو آپ ڈی جی آئی ایس آئی اس شخص کو لگائیں جس کا فوج نے نام نہیں دیا، کسی کو بھی لگا دیں تاکہ نواز شریف کو خوشی نہ مل سکے۔ اب اتنی عقل فیصل بابڈا میں بھی نہیں ہے اور اتنی عقل عمران خان میں بھی نہیں ہے کہ نواز شریف کا مسئلہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی کون بنتا ہے، اس کا مسئلہ تو صرف یہ تھا ان کا، یا مریم نواز کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ فیض حمید اپنی سیٹ پر نہ رہیں۔ ان کا 1 پوائنٹ جو انٹرسٹ تھا وہ فیض حمید کے حد تک تھا اور وہ مائنس نیگیٹو انٹرسٹ تھا کہ یہ صاحب نہیں رہنے چاہیے۔ اب وہ صاحب تو نہیں رہے، وہ صاحب نہیں رہیں گے اور وہ ان کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ اب وہ فوج یا عمران خان جنرل انجم صاحب کو ڈی جی بناتے ہیں یا کسی اور کو ڈی جی بنا دیتے ہیں، اس سے نواز شریف کا کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی تمام رپورٹیں موجود ہیں کہ جسے بھی ڈی جی آئی ایس سی بنایا جائے گا، جو بھی نام اس سلسلے میں زیر بحث آ سکتے ہیں یا جن کو بنایا جا سکتا ہے، ان میں سے کوئی بھی پی ٹی آئی کا سٹانچ حامی نہیں ہے، بلکہ پروفیشنل لوگ ہیں یا غیر سیاسی لوگ ہیں، یا مسلم لیگ کے بارے میں اگر غیر جانبدار نہیں ہے تب بھی ان کی مسلم لیگ سے اتنی دشمنی نہیں ہے جتنی دشمنی جانے والے صاحب نے ظاہر کی اور قدم قدم پر ظاہر کی۔ تو یہ فیصل بابڈا صاحب کی عقل کی حالت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ڈی جی لگاؤ جس کا جو نواز شریف کو پسند نہ آئے۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کو بھی لگائیں گے وہ نواز شریف یا کوئی اور مسئلہ، کسی کو ان سے مسئلہ نہیں ہے، جن سے مسئلہ تھا وہ نہیں رہے۔ یہ 100% کامیابی یا 100% لک اپوزیشن کا ہے۔ تو ناظرین، اس اجلاس میں جن چند وزیروں نے بات چیت میں حصہ لیا انہوں نے عمران خان کو اس خطرے سے خبردار کر دیا جو سڑکوں پر امڑ رہا ہے۔ کل پہلا دن تھا اپوزیشن کے مظاہروں کا، ظاہر ہے وہ مظاہرے وہ بہت بڑی تعداد میں نہیں ہوئے اور لوگوں کو اس طرح نہیں لایا گیا جس طرح کے پی ٹی آئی کا خیال تھا کہ بہت بڑی تعداد میں آئیں گے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب تحریک شروع ہوتی ہے تو پہلے دنوں میں لوگ اس طرح نہیں آتے، نہ ہی لائے جاتے ہیں، صرف ایک معاملہ سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ اور میں نے کوئی مہینہ پہلے ایک ولاگ میں یہی کہا تھا کہ پہلے دن مظاہروں میں چاہے 50 لوگ ہو، یہاں تو پھر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے نا، یہ کافی بہت بڑی بات ہے۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے دن بے شک 50 لوگ نکلے، مہنگائی کے خلاف ایک مرتبہ آپ تحریک شروع کر دیں پھر وہ رکے گی نہیں۔ تو اگر 50 لوگ بھی کل نکلے ہوتے تو یہ بھی ایک ان کی کامیابی تھی۔ یہاں تو بہت زیادہ لوگ نکل آئے اور ابھی آج اور کل اور پرسوں آپ دیکھیے گا کہ یہ مظاہرے کیا شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال خبردار کیا کہ یہ سڑکوں پر جو طوفان نکلے گا یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا جائے۔ 2 تجویزیں پیش ہوئیں۔ ایک تجویز تو یہ تھی کہ فوری طور پر کچھ چیزوں کو سستا کرنے کا آرڈر کر دیا جائے تاکہ یہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے اس کا کچھ زور خطرہ یہ کم ہو سکے۔
और दूसरी तजवीज़ मैं बताता हूँ। लेकिन इस तजवीज़ का जो हशर हुआ वो ये था कि इमरान खान ने कहा कि अच्छा फिर पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट वो प्राइस कमेटियों को एक्टिव कर दिया जाए कि वो नाजायज़ मुनाफाखोरी ना होने दें। ये इसका मतलब ये है कि इमरान खान के नज़दीक महंगाई का कोई हल है ही नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटियाँ क्या करेंगी? वो तो ये करती हैं कि अगर मंडी से एक चीज़ 100 रुपये की मिलती है तो दुकानदार वो 115 या 120 रुपये किलो के हिसाब से बेचे। अब जब मंडी से ही वो चीज़ 120 रुपये की मिलेगी तो दुकानदार 120 रुपये की कैसे बेचेगा? यानी महंगाई तो हुकूमत के इक़दामात से हो रही है, महंगाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बुनियाद पर नहीं हो रही, महंगाई डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रही, महंगाई किसी चीज़ की शार्टेज की वजह से नहीं हो रही, महंगाई दुकानदारों की बेईमानी की वजह से नहीं हो रही। महंगाई हुकूमत कर रही है, तेल, गैस और जब दूसरी जो सर्विसेज जो हुकूमत के पास होती हैं, जब हुकूमत उनकी कीमतें बढ़ा देंगी तो हर चीज़ की कीमत खुद बहुत बढ़ेगी। इसके अलावा हुकूमत ने जो टैक्सेशन की है, खुदा की पनाह ऐसी टैक्सेशन तो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। और इसी टैक्सेशन का नतीजा है कि पाकिस्तान दुनिया के 3 बदतरीन मुल्कों की लिस्ट में आ गया है जहां महंगाई सबसे ज़्यादा है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना जो बहुत दूर देश के मुल्क हैं और बहुत पसमानदा और वहाँ तवील अरसे फौजी आमरीत रही है, तो उनकी वजह से उनकी मईशत आज तक नहीं संभल सकी। तो ये 2 मुल्क हैं जो पाकिस्तान से ऊपर हैं, बाकी तमाम मुल्क दुनिया के पाकिस्तान से सस्ते हैं। और ये इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है। इकोनॉमिस्ट की इस रिपोर्ट ने हुकूमत का ये झूठ खोल दिया कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में पाकिस्तान से भी ज़्यादा चीज़ें महंगी हैं। सिर्फ 2 मुल्क पाकिस्तान से महंगे हैं, बाकी तमाम मुल्क पाकिस्तान से सस्ते हैं। और ये इमरान खान का कारनामा है जो इसने अंजाम दिया। दूसरी तजवीज़ ये पेश हुई और उसको इमरान खान ने बड़ी खुशी से पसंद किया, जिससे पता चलता है कि इमरान खान का दिमाग वाक़तन अब काम नहीं कर रहा। वो तजवीज़ ये थी कि अपोजिशन के मुकाबले में PTI को मुतहर्रिक किया जाए। अब आप इस फ़िक्रे को समझिए कि ये फ़िक्रा क्या है, इसका क्या मतलब है? यानी PTI को मुतहर्रिक किया जाए, क्या मतलब? यानी वो भी जुलूस निकाले हुकूमत के हक़ में या महंगाई के हक़ में, या क्या, या अपोजिशन के ख़िलाफ़? सूरत हाल क्या है अवाम की, ये तो उनको आने वाले वक्त में ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन कल ही एक वाक़या हुआ, लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है कौमी असम्बली की सीट पर, जो मुस्लिम लीग नून के एक रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलिक की वफ़ात से खाली हुई है। तो उस सीट पर अपनी मुहिम चलाने के लिए PTI का उम्मीदवार पहले ही जलसे से खिताब करने के लिए ग्रीन टाउन के इलाके में गया, तो वहाँ उसको जूतियों और गालियों से इस तरह के शानदार इस्तकबाल से नवाजा गया कि उसने कार भगाई और मेरा ख्याल है वो पता नहीं शायदरा भी उड़ कर गया या अपने घर पहुंचा। ये सूरत हाल थी उसके खौफ की। और ये खबर अखबारात में इस तरह नहीं आने दी गई और TV पर भी नहीं चली, लेकिन ज़ाहिर है जिन लोगों को पता है उनको तो पता है कि वहाँ के हल्के के लोग जोक दर जोक निकले, जूते उठाकर और मुंह में गालियां रखकर। तो ये जब PTI अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी तो उसके साथ हर जगह यही होगा। राब्ता अवाम मुहिम या TV पर वो चला सकते हैं, वो इस तरह कि एक बंद कमरे में PTI का जलसा हो, उसमें तकरीरें हों और उस जलसे को TV वाले ये कहकर दिखाएं कि PTI की राब्ता अवाम मुहिम के सिलसिले में आज फलां जगह पर जलसा हुआ जिसमें फलां फलां ने खिताब किया, या एक पुलिस को के ज़रिए एक इलाका कार्डन ऑफ करके 150 लोग वहाँ खड़े कर दिए जाए और उसको अवामी राब्ता मुहिम का नाम दे दिया जाए। वरना अब अपोजिशन के तहरीक का मुकाबला करने के लिए राब्ता अवाम मुहिम की तजवीज़ जिसने दी थी, इमरान खान को चाहिए कि वो अपने हाथ से उसे जूते मारे, क्योंकि ये जो राब्ता अवाम मुहिम की जवाबी तरकीब है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ जाएगी। और नाज़रीन, अभी मैंने कहा कि इमरान खान का दिमाग सही काम नहीं कर रहा, तो परसों ही इसने जो तकरीर की उसमें एक अजीबोगरीब बात की। इसने कहा कि पाकिस्तान से सालाना 1000 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और वो मुबस्सिरीन कहते हैं कि इतनी मनी लॉन्ड्रिंग तो शायद पूरी दुनिया के मुल्कों में जो होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग है वो मिलाकर इतनी रकम बनती है। 1000 अरब डॉलर का मतलब ये है कि 1500 खरब रुपया, 1500 खरब रुपया। 1 खरब में कितने होते हैं, 1500 में कितने होती है? इतनी रकम पाकिस्तान से तो मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, इतनी रकम की। ये इमरान खान का दावा है। और इस पर इंटरनेशनल मीडिया क्या कहेगा? क्या ये इसलिए बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की जो कोशिशें हो रही हैं उसको नाकाम कर दिया जाए, क्योंकि उनको आप खुद रसीद दे रहे हैं कि जनाब हमारा मुल्क मनी लॉन्ड्रिंग में सारी दुनिया से आगे है?
इंडिया और चीन और अमेरिका और रूस मिलाकर जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं इन मुल्कों के लोग, उससे ज़्यादा पाकिस्तान से होती है। ये इस तरह का सुल्तानी गवाह, लेकिन मेरा ख्याल है ये उसकी ये अहमकाना जो है स्टेटमेंट, उसकी लोगों ने उसको नोट कर लिया गया होगा कि ये अपने हवास में नहीं है, अपने होश में नहीं है। और वैसे भी इमरान खान का रिकॉर्ड है कि वो अरबों खरबों डॉलर से नीचे तो बात ही नहीं करता। इमरान खान को छोड़िए, इमरान खान के कालम नवीस है जाती का, जिसको इमरान खान का ज़ाती कालम नगार होने का बड़ा फ़ख्र है, उसने चंद महीने पहले टीवी पर बैठकर बताया था कि नवाज शरीफ ये जो गए हैं बरतानिया, तो ये ऐसे नहीं चले गए बल्कि 5,000 अरब डॉलर ये देकर बाहर गए हैं। और मौसूफ को पता ही नहीं था कि ये कितनी रकम बता रहे हैं। इतनी रकम तो पाकिस्तान के 10 साल के बजट के बराबर भी, बजट से भी ज़्यादा होती है। तो लेकर वो बोल गए। और ये तहरीक इंसाफ का जो भी हामी है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे उसका वो कोई वज़ीर है, चाहे उसका कोई ज़ाती गालिब नवीस है, इनके सामने 4,000 अरब डॉलर, 5,000 अरब डॉलर ऐसे हैं जैसे किसी बच्चे का जेब खर्च जिक्र करते कि मेरे बेटे ने आज मुझसे 150 रुपये लिया। अगर इनका बच्चा जेब खर्च लेकर जाएगा तो मेरे ख्याल है वो यही कहेंगे कि आज मैंने अपने बच्चे को 2,000 अरब डॉलर के नोट दिए। ये इस तरह के लोग हैं। तो ये इस तरह की इनकी हमाकतें हैं। और पाकिस्तान की हालत इन्होंने क्या कर दी है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो जारी हुआ करती है हर साल, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान दुनिया के 9 बदतरीन मुल्कों में शामिल हो गया है जहाँ इंसानी हकूक नहीं है, जहाँ जमहूरियत नहीं है, जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, जहाँ बैड गवर्नेंस है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और जहाँ ये तमाम वो मसाइल जो किसी भी मुल्क के तरक्की के लिए पॉजिटिव इशारे होते हैं, इंडेक्स होते हैं, वो उन हवालों से पाकिस्तान दुनिया के 9 बदतरीन मुल्कों में शामिल हो गया है। आज से 6-7 साल पहले तक पाकिस्तान मिड में था। यानी अगर कुछ बहुत सारे मुल्क इससे अच्छे थे तो बहुत सारे मुल्क इससे ख़राब थे। लेकिन अब खैर से इमरान खान की बरकत से सिर्फ 9 मुल्क ऐसे रह गए हैं। नाज़रीन, महंगाई के ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने भी तहरीक शुरू कर दी और पीपल्स पार्टी भी शुरू कर दी है। अब मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन साहब ऐसे हो सकते हैं जो इन तीनों जमातों को कम से कम महंगाई की इशू पर मुश्तरका मुजाहरे करने पर आमादा कर सके। क्योंकि अलग अलग जुलूसों का मतलब ये है कि ये अलग अलग डफली बजा रहे हैं। एक ये सारी जमातें अगर इकट्ठे होकर महंगाई के ख़िलाफ़ जुलूस निकालें, बाकी सारे एजेंडे को एक तरफ रखें, तो जो इसका इम्पेक्ट होगा उसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि अपने ज़ालमाना इक़दामात में से कुछ को वापस ले ले। और पीपल्स पार्टी को मुस्लिम अब अपोजिशन के, मुत्तहदा अपोजिशन के करीब लाया जा सकता है, इसलिए कि जिसके दम पर पीपल्स पार्टी अपनी दुम पर खड़ी हो गई थी, वो साहब तो अपनी जगह पर रहे नहीं। यानी एक बहुत बड़ी वजह तनाज़ा जो थी वो दूर हो गई। अब पीपल्स पार्टी के लिए एक रास्ता है, एक मौका है कि वो अपोजिशन के साथ मिल जाए, और अगर वो पहल नहीं करती तो अपोजिशन का कोई और आदमी पहल कर ले कि कम से कम एक नुकाती एजेंडे पर वो इस महंगाई के इशू पर मुत्तहद हो जाए और जुलूस जो है वो इकट्ठे निकालें। तो एक बहुत ज़्यादा क्लियर कट तब्दीली हमें चंद दिनों में नज़र आ जाएगी। वैसे तो तब्दीली अब लिखी जा चुकी है, लेकिन इसमें अब कितना अरसा लगता, महीना 2 महीने, ज़ाहिर है जितना ज़्यादा ये अमल जितना ज़्यादा तूल खींचेगा, पाकिस्तान का माशी नुकसान भी उतना ज़्यादा होगा और आवाम की टेंशन में भी उतना ही ज़्यादा इजाफा होगा। नाज़रीन, मेरी गुज़ारिशात मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।